Hello, sir. I think sir is not joined. Oh, sir is fine. Good afternoon, sir. रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो क्या बोल रहे हो? गुड आफ्टरनून। सर आपका वॉइस थोड़ा लो आ रहा है, थोड़ा और जोर से। माइक नहीं लिए थे बेटा, अभी आएगा वॉइस। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है ना, माइक वहाँ पर था। चलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर आपका वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है। हाँ, वीडियो मेरा तो ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, ये सेटिंग्स ही है ब्लैक एंड व्हाइट का। ठीक है, वैसे शर्ट भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। चलो, हाँ सर आपका वीडियो पूरा ब्लैक आ रहा है। क्या? क्यों सर, पूरा ब्लैक नहीं आ रहा है, बस ब्लैक एंड सर व्हाइट पूरा है। ब्लैक नहीं आ फुल रहा। ब्लैक है सर, मेरे साइड सर में उसका आपका प्रॉब्लम होगा। वीडियो तो फुल उसका ब्लैक नेटवर्क है। प्रॉब्लम होगा, इसलिए फुल ऐसा ब्लैक नहीं। दिख रहा है। इसे तरह से बोलो ना, तुम लोग सब हल्ला मचाने लगे, हम तो किसी का कुछ समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या बोलो, क्या प्रॉब्लम किसका है, क्या बोल रहे हो? सर आपका सर वीडियो मेरे ब्लैक साइड एंड में व्हाइट। आपका वीडियो फुल ब्लैक है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, फुल ब्लैक, कुछ नहीं दिख रहा है। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसका वॉइस भी क्रैक कर रहा है, हम लोग को सब कुछ सही दिख रहा है। एक बार रीज्वाइन करो, जिसका नहीं आ रहा है वो एक बार रीज्वाइन करो। जिसका नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं था, नहीं आ रहा है, ब्लैक एंड आ रहा है पूरा। एक बार रीज्वाइन करो। सर आज हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर आने वाले थे। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन कराने वाले थे। ठीक है, अभी आया बैलेंसिंग का कोई दूसरा तरीका भी था, वो भी बताने वाले थे, और जो सर बेस एम्पेरिकल वगैरह में फार्मूला लगता भी, है। सर एम्पेरिकल फार्मूला भी। ये सर आप बोले थे आज ये 3 चीज करेंगे। ठीक है सर, और हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फ्रॉम फार्मूला। ये तो हो गया हाँ था। सर। हाउ टू कैलकुलेट तो वैलेंसी, हो गया था। वैलेंसी वाला तो हो गया था लास्ट क्लास में। हाँ यस सर, सर। हो गया था, हो गया था। सर और पार्शियल इक्वेशन मेथड बुक में दिया था, तो आप बोले थे बता देंगे। हाँ, पार्शियल इक्वेशन मेथड हम देते, तो वो तो तुम लोग सिलेबस में तो नहीं है ना? यस सर। सर है, बुक में दिया है सर। बूथ में दिया है, लेकिन देखो एस्टिक मार्क पे शायद दिया हुआ था नॉट इन सिलेबस नीचे। एक बार चेक करो। हाँ सर, नॉट इन सिलेबस दिया है, फिर भी बता दीजिए जब बुक में है तो। हाँ सर, हमने तो स्कूल के टीचर को पढ़ाए हैं। बूथ में है तो हम बता देंगे, लेकिन पहले हम सिलेबस वाला पढ़ा ले, फिर बता देंगे, आज ही बता देंगे, चिंता मत करो, हो जाएगा। पहले सिलेबस वाले जितने भी पॉइंट्स है पहले उसको खत्म कर लेने दो, फिर हम बता देंगे। ठीक है, जैसे कि सर हम लोग का केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है, हाँ तब से एग्जाम है, यूनिट टेस्ट का। तब है एग्जाम, तब है। सर तो एक मिनट बोलिए। सर एग्जाम है 7 जुलाई को, बहुत टाइम। 7 जुलाई, बहुत टाइम है, सच में बहुत टाइम है। सर मेरा एग्जाम जून के एंड में है। जून के एंड में है, ठीक है, हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आएगा। सर मेरा वाला में पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है ना, वो आएगा। तुम लोग अपना अपना सिलेबस जो भी स्कूल का जो भी यूनिट का आ रहा है वो ग्रुप में सेंड कर देना, माय स्कूल। हाँ सर सर, भेज भेज चुके दिए। हैं। हाँ, माय स्कूल का सर सेंड आप कर पहले देना। ग्रुप में थे पर अब नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप में हम हैं, उसमें हम आ जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम भेज देना माय स्कूल का, फिर हम देख लेंगे। हाँ सर, भेज दिया उसने। चलो चलो, परसेंटेज कंपटीशन ऐसा नहीं, अभी आ रहा है वीडियो। चलो, चलो, परसेंटेज कंपटीशन का क्या मतलब है?
मान लो तुम लोग का जो यूनिट एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, थोड़ा अपना म्यूट करते रहो जो म्यूट नहीं किया हो, जहाँ से आवाज आ रहा है। सर उत्सव हाँ ठीक है, म्यूट करते रहना, जब बोलना होगा उस टाइम पे अनम्यूट कर लेना, ठीक है। समझो, बात तो समझेंगे, जब हम लोग यूनिट टेस्ट दे रहे हैं या फिर स्कूल में जो यूनिट हो रहा है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है शायद, अरे इंग्लिश है, फिर जाता है शायद हिंदी भी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, बहुत सारे सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं। यस सब सब तब मान लो फुल मार्क्स से 100 100 100 100, तो टोटल कितना हो गया, मेरा टोटल मार्क्स कितना हो गया, 900। 900 900 900 इज, सर एक सब्जेक्ट छूट गया 1000 हो जाता है। ठीक है छोड़ दिए, एक सब्जेक्ट तो छोड़ दो, तो टोटल मार्क्स हो गया मेरा 900। 900 से मेरा फाइनल एग्जाम हो रहा है। मान लो यहाँ पर श्रेयस को सपोज मिला मैथ में 95, तो ये 95 किस में मिला, आउट ऑफ 100। 100 अभी अगर हम उससे पूछे कि तुम्हारा ये जो 95 मिला, ये 95 कितने परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल मार्क्स, ये कैसे निकालेंगे। सर जैसे मैथ्स में परसेंटेज हाँ क्या है फॉर्मूला मैथ में जो निकालते हैं, 95 by 900 into 100 कर देना। 95 by 900 इंटू 100%, आ गया परसेंटेज। ये परसेंटेज किसका आया, ये आया मैथ का परसेंटेज आउट ऑफ टोटल, नॉट इनटू मैथ। अगर सिर्फ सर मैथ, हाँ बोलो। सर आप परसेंटेज कंपोजिशन कैसे पढ़ा रहे हैं? उससे पहले तो हम लोग का रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, और परसेंटेज कंपोजिशन में उसका जरूरत है, तो कैसे होगा? रिलेटिव और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ये नहीं बताया गया था। हाँ सर सर बताए तो थे। पिछले क्लास में बताए थे, ये मतलब पिछले क्लास 8 में बताए थे, आप नहीं बताए इस बार, लास्ट क्लास में नहीं हुआ है सर। सर बताए थे आप रिलेटिव एटॉमिक मास। नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुआ था सर, रिलेटिव एटॉमिक नहीं मास सर, नहीं हुआ था सर। अच्छा अच्छा ठीक है, हमसे पहले जो सर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। वेट वेट हाँ वेट सर। वेट 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 वेट, हमसे पहले जो सर पढ़ाए थे वो भी बताए थे या नहीं पढ़ाए थे। नहीं सर। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, मतलब 9 में नहीं बोला दिया था, 8 में बोला दिया था, यस सर। और 8 वालों सर 8 में तो पढ़ाई थे। 8 में तो पढ़ाया ही थे, ठीक है चलो ठीक है, वापस से 9 में पढ़ा देते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट हम लोग तो पता ही है, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे होता है, एच हो दिया उसका सिंबल, यहाँ पर रहता है जेड, यहाँ पर रहता है ए, इस ए तो बोला दिया था एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोला दिया था, और ये जेड जो था इसको क्या बोला दिया था, एटॉमिक नंबर। नंबर। तभी इसी एटॉमिक वेट का हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास देते हैं। तो देखो जब भी रिलेटिव का बात होता है, तो रिलेटिव हम लोग के घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, पेरेंटल रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव्स, हाँ बहुत से सर। आते हैं। तो जब भी रिलेटिव्स घर में आते हैं वो क्या करते हैं, सबसे ऑकवर्ड चीज जो हम लोग को एकदम पसंद नहीं है, क्या करते हैं बताओ तो, वो कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, यस करते या नहीं,
अपने Yes, बच्चों sir. के साथ तुम लोगों का, या फिर किसी और के साथ तुम लोगों का, या फिर पहले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए, खाना पीना नहीं खा रहे हो पतला हो जा रहे हो, बहुत खा ले रहे हो तो मोटा हो जा रहे हो, मतलब कुछ भी करो वो कंपैरिजन तो करेंगे एक सिचुएशन Yes. के साथ दूसरे सिचुएशन का, या फिर किसी एक बच्चे के साथ किसी और बच्चे से, वो हमेशा कंपैरिजन करेंगे। तो देखो जब भी रिलेटिव का बात आएगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन होगा। दो चीज के बीच में अब कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एटॉमिक मास के। तो अभी देखो हम लोग तो पता है कि ये ए एटॉमिक मास है, हम लोग तो इवन ये भी पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 12. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हम लोग तो ऑलमोस्ट ये पता है। लेकिन ये बात हो रहा है, ये जो रिलेटिव्स का ये जो बात हो रहा है, ये बात हो रहा है नियर अबाउट 16-17 सेंचुरी के आसपास। उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग क्या थे ना, मतलब एग्जैक्टली उन लोग को पता नहीं था कि ये कार्बन का एटॉमिक मास 12 है या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उन लोग को ये पता नहीं था। तो वो लोग कैसे निकालते थे किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक वेट बोल रहे थे, उस टाइम पे वो लोग इसको बताते थे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि वो लोग कंपेयर करने से बाद निकालते थे, दो एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करने से बाद निकालते थे। मोस्ट कॉमनली किसी भी एलिमेंट का जब उन लोगों का मास कैलकुलेट करने रहता था होता था, तो वो उस एलिमेंट को कंपेयर करते थे किसके साथ, कार्बन के साथ। क्यों? बिकॉज इट इज नियर अबाउट मोस्ट अबंडेंट है, मतलब हर एक जगह पे कार्बन तो मिलेगा ही। लिविंग थिंग्स ले लो कार्बन है, वुड ले लो कार्बन है, मतलब कार्बन बहुत इजीली अवेलेबल था। Yes, sir. तो कार्बन के रेस्पेक्ट में वो लोग अदर्स एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किए कंपेयर करके। अब कंपैरिजन मतलब क्या, कंपैरिजन मतलब तो अभी के टाइम अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे और हमको 5 केजी आलू या 5 केजी चिप्स कुछ भी लेना है, तो वो लोग क्या तो दो करेंगे, दुकान से कंपेयर करेंगे कि किसमें सस्ता दे रहा है। नहीं कंपेयर नहीं, मतलब हमको जब अगर 5 केजी चाहिए तो वो 5 सर केजी एक को सुनो 1 सुनो केजी से कंपेयर करेंगे। हाँ ठीक है 1 केजी से कंपेयर करेंगे। अभी तक दो दुकान से कंपेयर करेंगे कि दोनों में कैसा दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा दुकानदार, उसको ले जा और एक वे मशीन होता है, अभी तो डिजिटल वे मशीन आ गया है, उसके ऊपर रख देता है 5 केजी दिखा दिया, ये 5 केजी हो गया। लेकिन इससे पहले मान लो आज से 10-15-20 साल पहले अगर हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग तो हो शहर अभी पता नहीं, या फिर अभी भी देते होते बहुत जगह पे बीम बैलेंस होता है, देते हो ना, यस सर। दो प्लेट लगा हुआ बस रहता है। हाँ सर स्प्रिंग बहुत बार देखा बैलेंस है भी होता है सर। हाँ सर, मछली वैसे दिया जाता है सर, मछली स्प्रिंग बैलेंस भी स्प्रिंग होता है, बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस भी होता है, हाँ मछली वाले के पास, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक तरफ वो वेट सब रखा रहता है और दूसरे तरफ हम लोग वो जो भी सब्सटेंसेस है उसको रख देते हैं। तो जो भारी होता है वो नीचे की तरफ आता है, जो हल्का रहता है ऊपर की तरफ जाता है। जब दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया मतलब इसका मास और इसका मास बराबर है, तो इधर अगर 5 केजी रखा हुआ था तो इधर भी 5 केजी हो गया जब बराबर है तब। अभी अगर ये नीचे जा रहा है मतलब इसका मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, मास नहीं वेट ज्यादा है, इसका भी वेट कम है, तो कंपेयर हो रहा है, इसमें इसमें दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले के टाइम में भी क्या कर रहे थे साइंटिस्ट, कंपेयर करते थे किसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में। अब वो लोग क्या कर रहे थे ना, अब वो लोग सिंपली क्या किए, देखो ये कार्बन है, इनको इसको वो उन लोगों ने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देते थे साइंटिस्ट लोग, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड अगर कर दिए, देखो डिवाइड कर 12 पार्ट बना या नहीं बना, काउंट करो तो पहले 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है तब हो जाएगा 12 पार्ट है।
अब वो लोग क्या किए, किसी भी एक पार्ट तो ले लिए, ठीक है, किसी भी एक पार्ट तो वो ले लिया। अब वेट कर रहा है, अब वेट कर रहा है मतलब यहाँ पर क्या बिठा दिया, इस वाले पोजीशन पे क्या बिठा दिया, एक पार्ट बिठा दिया। मतलब कार्बन 12 एटम था, कार्बन 12 एटम था, 1/12 पार्ट बिठा दिया। एक पार्ट मतलब क्या, 12 हिस्सों में डिवाइड किए ना, 12 हिस्सों में डिवाइड किए, तो ये 1/12 पार्ट हो गया। ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन तो बिठा दिया, 1/12 ऑफ कार्बन तो वो बिठा दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में इधर जो भी एलिमेंट बैठ रहा है वो इस 1/12 के रेस्पेक्ट में जितने टाइम्स हेवी हो रहा है उसको बोला दिया इस एटम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसको 19th सेंचुरी के आसपास आते आते बोला दिया एटॉमिक वेट। सर अब आगे में क्या क्या हम डिस्कनेक्ट हो गया था सर, सर आगे पेज में कुछ किया है सर? नहीं, आधे पेज में कुछ नहीं किया, यही ऐसी पेज है। ठीक है सर। तो क्या हो रहा है कि साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे, साइंटिस्ट लोग को ये पता था कि जो कार्बन है, कार्बन 12 जो है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 12 टाइम्स हेवी होता है, साइंटिस्ट लोग को ये पता था। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो वो लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो 12 पीस ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे, या फिर एक कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, फिर उस 12 हिस्से में से कोई एक हिस्सा लेंगे तो वो एक हाइड्रोजन का बराबर होगा। तो रेफरेंस के लिए वो लोग कार्बन और हाइड्रोजन को प्रेफर करते थे, जिसमें से ज्यादा डेफिनेशन हम लोग को मिलेगा कार्बन 12 के हिसाब से। ठीक, मतलब वो लोग क्या किए, कार्बन 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड किए, फिर एक हिस्सा लिए जो कि बेसिकली हाइड्रोजन का बराबर हो गया। सर अब ऑक्सीजन का भी तो होता है सर 1/16। होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो डेफिनेशन मिलेगा वो कार्बन से मिलेगा। हम लोग नहीं बोल रहे कि नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, बता रहे, सब बता रहे, स्टेप बाय स्टेप सुन लो। तो क्या किया कि कार्बन तो हाइड्रोजन के बराबर कर लिया, कैसे, 1/12 पार्ट लेकर। अब इस 1/12 ऑफ कार्बन के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट को हम लोग ये दोनों साइड पे बैलेंस कर दे, इधर 1/12 तो कार्बन है, इधर कुछ भी एलिमेंट चपा दो, वो एलिमेंट का जितना सब, उस एलिमेंट का जो मास है, मतलब जो वो एलिमेंट है वो इसके रेस्पेक्ट में जितने टाइम्स हेवी होगा उसी तो बोला जाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। 1 टाइम्स होगा तो 1, 2 टाइम्स होगा तो 2, 3 टाइम्स होगा तो 3। इसी तो जब 19th सेंचुरी में आते आते डेवलप होते बोला दिया कि ठीक है, इसी तो हम लोग बोलेंगे एटॉमिक वेट। तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है उसको कैसे बोलेंगे, अगर हम लोग सिंपली इसका रिप्रेजेंटेशन या डेफिनेशन देते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा किसी भी एलिमेंट का मास ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मास ठीक है। अब मास उस एलिमेंट का टोटल मास नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे उस एलिमेंट का एक एटम, मास ऑफ 1 एटम। किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम हम लोग ले लिए, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम हम लोग ले लिए, उसको हम लोग देखेंगे कि 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12, इसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स वो हेवी है। एक कार्बन 12 एटम से, कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 पोर्शन से किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम का मास कितने टाइम्स हेवी है, उसी तो बोला दिया रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एक एलिमेंट, सपोज हम लोग ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका एक एटम ले लिया, उसको यहाँ प्लेस कर दिए, वो 1/12 का कार्बन के रेस्पेक्ट में जितने टाइम्स हेवी है वो होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। और इस हिसाब से हमको क्या पता चला कि ऑक्सीजन अगर बिठाने तो वो कितने टाइम्स हेवी हो रहा है, 16 टाइम्स हेवी हो रहा है।
किसके रेस्पेक्ट में 1/12 का कार्बन के रेस्पेक्ट में, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बनता है 16, नाइट्रोजन 14 टाइम्स हेवी होता है तो नाइट्रोजन हो गया 14, हाइड्रोजन 1 टाइम्स मतलब सेम है 1। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम लेना है, उस एटम का मास 1/12 का कार्बन 12 का, कार्बन 12 का एक एटम के रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हेवी है, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। अभी अगर हमको ये कार्बन से नहीं बोलना है, अगर ऑक्सीजन से बोलना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम, ये तो ऊपर में कॉमन रहेगा, अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो 16 होता है ना, मतलब इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, 1/16। 1/16, ठीक है। वन बाई 16, उसमें से एक पोर्शन ले लेंगे तब जाके वो बराबर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे, तो 1/12 का कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन हो गया 16 टाइम्स, तो अगर दोनों तो बराबर करना है तो इसका 1/16 लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। अगर नाइट्रोजन से लेना है तो नाइट्रोजन 14 होता है ना, तो 1/14 ऑफ द नाइट्रोजन एटम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, तो किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम का मास कार्बन से एक एटम का 1/12 मास के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हेवी होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको बाद में बोला गया एटॉमिक मास, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है? सर एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लो, कोई भी एक एटम को बिठा दो, निकल जाएगा, ठीक है। सर एक तरह से तो हम यही ना कर रहे हैं, कितना भी हम लोग घुमा लें इस क्वेश्चन को, बट कर तो यही रहे हैं ना, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, मीटर को एज अ रेफरेंस ले लेते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, हाँ। वैसे ही एटम का वेट मेजर करने के लिए हम लोग एक एएमयू ले ले रहे हैं, हाँ वही रेफरेंस के तौर पर। वही ले ले, वही ले ले, ठीक है सर। हम लोग वही ले रहे, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। सर ओके। ठीक है, मतलब सबका हुआ? हाँ सर, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बता दीजिए ना थोड़ा सा। बता देते हैं। अब देखो, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया, इसका तो यूनिट नहीं था, तो इसको वन एटम का मास निकाल रहे ना, तो इसको इसलिए बोला दिया एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या एक एटम का मास निकाल रहे हैं। देखो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, तो जो निकलेगा उसका यूनिट क्या होगा, कुछ यूनिट उस टाइम पे नहीं था, ग्राम तेजी कुछ नहीं था, तो उसको बोला गया एटॉमिक मास यूनिट, इन शॉर्ट एएमयू। अभी उसको और शॉर्ट में सर लिखा जाता है, यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोलते हैं ना। हाँ सर इसको यू से भी तो डिनोट करते हैं, हाँ यूनिफाइड एटॉमिक मास। वही तो लिखे, तुम देखो इधर एएमयू तो अच्छा अभी दिख रहे हैं। और शॉर्ट में यू से डिनोट किया जाता है,
सर मास कांस्टेंट स्लैश देके m के नीचे u। हाँ 1 AMU या फिर 1 U का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब देखिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास तो जब हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन इट रिप्रेजेंटिंग in gram, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का जो मास निकला उसको अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। सर तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी ना। वैल्यू तो वैल्यू बहुत तो छोटा बहुत छोटा आएगा है। ही, एटम का मास, एटम तो इनविजिबल है, तो वैल्यू तो छोटा आएगा ही। सर बट हम तो ये पढ़े थे जो हम लोग एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 MU, तो हम ग्राम एटॉमिक मास में उसको 16 ग्राम्स लिख देते हैं। लिख देते हैं हाँ वो- सर, लेकिन यहाँ कन्वर्ट कहाँ किए हम सर? वो जो 16 लिखे ना, वो बेसिकली हाँ एक एटम का मास नहीं होता है, वो हाँ वन सर, मोल, नहीं वो 1 मोल एटम का मास होता है 16। हम लोग अभी तक से हम तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हुआ 16, ठीक है 16 16 AMU। 16 AMU बताओ, 16 यूनिट बताओ, 16 ग्राम भी बोल सकते हो। हम लोग उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राम, तो इसी को ग्राम में बता दिए ग्राम, लेकिन वो सर तो 16 16 ग्राम एटॉमिक मास कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा थोड़ी किसी एटम का मास होगा। नहीं होगा, एक एटम का मास वो नहीं है, बता लेते हो, वो हम लोग आएंगे मूल कॉन्सेप्ट में। ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके बाद तुम लोग का जो चैप्टर ये कहाँ दिया सिलेबस में, देखो एक बार ये वाला जो चैप्टर जब हम लोग कराएंगे, तुम लोग 9 है ना, 9 अच्छा 9 में नहीं है तुम लोग का, जब 9 में जब वो 10 वाला चैप्टर होगा, मोल कॉन्सेप्ट वाला एक चैप्टर रहेगा, शायद तुम लोग तो 10 वाला भी 9 में पूछ लेता है स्कूल में। तो जब वो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आएगा तब पता चलेगा कि उस एक एटम का जो मास नहीं है वो 16 बहुत सारे एटम्स का मास है, एक ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। वो एक अलग कॉन्सेप्ट से आएगा, उस टाइम पे हम लोग बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, लेकिन वो एक एटम का मास नहीं है, ये भी याद रखो, वो बहुत सारे एटम का मास होता है। सर तो एटॉमिक मास तो एक ही एटम का ना होता है? हम लोग एलिमेंट्स तो एटम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए बोला जाता है एटॉमिक मास। हाँ सर, तो एटॉमिक मास कितना कितना एटम का वेट होता है? एक एटम का ना सर? एक एटम का जो हुआ उसको एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे, एक एटम का जो मास हो रहा है वो एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं, सिंगल हाँ, एटम का और जो एक से ज्यादा का वो ग्राम वाला वो होगा। एटॉमिक मास, हाँ एक से ज्यादा जब वो बहुत सारे एटम्स रहते हैं उसका मास तो हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट, और वो ग्राम में रिप्रेजेंट होगा बाद में। ये हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास हाँ सर, बेसिकली पढ़ रहे थे, उसके रेस्पेक्ट में एक एटम का जो मास निकाल, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। तो जब उसी मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा ग्राम एटॉमिक मास। अब सिमिलर वे में अगर हम लोग सिमिलर वे में देते हैं तो सिमिलर वे में जब मॉलिक्यूल का मास लेना होगा, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और जब इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, represents in gram, then it is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम लोग बता रहे हैं 16, तो इसको तुम लोग 16 यूनिट भी लिख सकते हो, हाँ 16 सर। एमयू भी लिख सकते हो, 16 ग्राम भी लिख सकते हो। सर लेकिन 16 ग्राम में यहाँ पे एक एटम का मास नहीं होगा सर, एक बहुत एटम का ज्यादा मास का है। नहीं होता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेशन वही करते हैं ना, हम लोग तब रिप्रेजेंटेशन तो एक ऑक्सीजन तो ऊपर ही चढ़ाते हैं,
लेकिन उससे हाँ पहले सर। मोल आएगा, वो मोल अभी तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो जब आएगा तब पता चलेगा कि वो यहाँ पर सामने का नंबर अलग होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ याद रखो कि हाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम या 16 U। अब जब ठीक है मॉलिक्यूल सर। बना, तो ये O2 बन गया ना। हाँ सर, हाँ सर। जब मॉलिक्यूल बना तब तो ये O2 बन गया, तो O2 बन गया तो ये एटॉमिक मास थोड़ी रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, सो 16 + 16 32। 32। अब इसको 32 AMU बोलो या 32 यूनिट बोलो या 32 ग्राम बोलो, उससे कोई फर्क नहीं है। ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है सर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग पहले क्या बोले, हम लोग पहले तो कंपैरिजन करते थे, ठीक है। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग तो वो पता चला ना इतने टाइम स्टेट में हेवी हो रहा है, तो उसको उस टाइम के हिसाब से बोला गया कि हाँ चलो ये मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास है। बाद में आते आते देखा जा रही थी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बेसिकली एटॉमिक वेट के साथ बराबर हो जा रहा है, ठीक है। और एटॉमिक वेट लेकिन एक एटम का नहीं होता है, ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के टाइम आएंगे। हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेकिन एक ही एटम का करेंगे ना। एलिमेंट अगर पूछे ऑक्सीजन एलिमेंट, तो एक ही ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब इसके अंदर एक ही एटम थोड़ी है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर क्या एक एटम है। हम पूछ रहे हैं कि एक सिंपल ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम है सिर्फ एक, उसका वेट कितना होगा। एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का अगर मास निकालना है तो 16 को इस नंबर से डिवाइड कर दो। सर 16 क्या, 16 AMU, 16 यूनिफाइड मास कांस्टेंट या 16 ग्राम। अरे वो तो निकालने का बाद बैठाएगा ना, पहले क्यों बैठाएगा। कुछ भी तुम यहाँ पर हम बोले तो तुम यहाँ 16 U भी ले सकते हो, 16 ग्राम ले सकते हो, तुम्हारा मन तुम किस में रिप्रेजेंट करना चाहो। अगर तुमको मन कर रहा है हम यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे 16 U बिठा दो, अगर तुमको लग रहा है कि हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो यू कैन पुट इन ग्राम। मतलब 16 ग्राम वहां लिख सकते हैं सर, 16 ग्राम लिख सकते हो, 16 यूनिट भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कोई गलत AMU भी लिख सकते हैं सर, नहीं। एमयू भी सर लिख सकते हो, 16 AMU भी लिख सकते हैं। लिख सकते हम तो यहाँ इसका पर। मतलब हम कह सकते हैं, हाँ सर, आपका कहना है कि 16 ग्राम भी लिख सकते हैं, 16 AMU भी लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं सर 16 AMU = 16 ग्राम्स। वही तो हो रहा है यहाँ पर, हम तो वही तो लिख रहे हैं, 16 हाँ यू सर, लिख रहे या 16 एमयू लिख रहे या 16 ग्राम लिख रहे। सर 16 AMU = 16 ग्राम्स, तो एक इधर का AMU वाला जो 16 है उसको नीचे ले जाइएगा, नहीं, 16 16 कट जाएगा। उस हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, उस हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सर तब तो AMU और ग्राम बराबर हो जाएगा अगर इस हिसाब से करेंगे तो। नहीं, एमयू और ग्राम बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफर रहता है, ठीक है, तो इसका पिछला वाला पेज तो दिखाई तो। क्योंकि वो रिलेटिव वाले पोर्शन से आता है ना, पिछले वाले पेज में। ये सर कंप्लीट है सर, आगे ही कर दीजिए। ठीक है, ये अगर तुमको एक एटम का मास निकालना है तो ये 16 को इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा मास। किसी भी अगर एक एटम का मास निकालना है, एक एटम का मास निकालना है तो उसका जो भी एटॉमिक मास तुम लोगों को पता है उसको इस नंबर से डिवाइड कर देना। अब ये नंबर कहाँ आया ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, अभी हम हाँ सर ठीक है, बट रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, होता है ना। होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो मास ऑफ वन एटम होता है, सही है ठीक है। सर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है। क्या वही तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, हम अगर कंपेयर कर रहे तो तुम उससे इतने टाइम्स अच्छे हो, ठीक हो, उसका कोई डिजिट होता है 5 टाइम्स बोलते हैं ना, ये इससे 5 टाइम्स ज्यादा मास लेते आया, ये इससे 2 टाइम्स ज्यादा काम करता है। सुन लो पहले, तो ये हम इससे यही ना कह सुन रहे लो हैं कि सुन लो सुन लो एक बार, ये इससे 2 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है, ये इससे 5 टाइम्स ज्यादा काम कर रहा है, तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं 2 टाइम्स बोलते हैं ना, उसका तो यूनिट नहीं होता है। अब हम उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग यूनिट बिठा दिए, यूनिट, इसलिए हम उसका यूनिट बिठा दिए तो उसको
एटॉमिक का मास यूनिट बोल सकते, उसका सिंपली यू भी बोल सकते। सर अब हम अगर लोग किसी भी चीज का मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो बिना यूनिट के तो मास रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, पहली बात। हम लोग और सर कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग उस टाइम पे ग्राम तक बात नहीं था, हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो ये उससे 12 टाइम्स हेवी होता है, हाँ ग्राम सर, बाद में आया। हाँ जब हाँ पहले सर, का ठीक है, टाइम था तो हम लोग क्या बोले, ये इससे 12 टाइम्स हेवी है, इसलिए हाँ उसको बोला गया सर 12 यू। सर मतलब हम ये कह सकते हैं ना सर कि हाइड्रोजन एटम से कार्बन का एक एटम 12 टाइम्स ज्यादा हैवी है। हाँ है। है मतलब एक, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो मास है उसको हम एएमयू नाम दे रहे हैं, एक यूनिट, नया यूनिट बना रहे हैं, जैसे उसको एएमयू हम कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज वन, ये 12 एएमयू। सही है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 एएमयू। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एमयू कैसे हो गया? सर क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 एएमयू है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटॉमिक, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, एक एटम का ना मास है सर ये। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा 1 एएमयू, कार्बन का क्या हो जाएगा सर 12 एएमयू। तो मतलब एक एटम का ना मास है 12 एएमयू सर। सर हम लोग तो सर टॉपिक ये का नहीं बाहर ही चले समझेगा, आप गए। एक ही आंसर बार हाँ बार दे सर, रहे, फिर भी ये एक ही आंसर बार बार पूछ रहा है, ये नहीं ये सब समझेगा तू सर। बाद में करना, जो सर क्वेश्चन जब करना है। जब आप वो मोल वाला चैप्टर समझाएंगे तभी ये समझेगा, आप आगे पढ़ना। हाँ सर। अभी उसको के लिए समझ ही तुम में नहीं आ रहा। अभी के लिए तुम इस फॉर्मूला तो फिलहाल याद रखो, जो भी डाउट है वो हम बाद में क्लियर करेंगे। सर इतना में तो वो बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा। हाँ सर, इसका डाउट खत्म ही नहीं होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, हम बता दिए कि कार्बन तो हम लोग उस टाइम पे स्टैंडर्ड माने थे, उसका 1/12 कर लिया गया एक एटम का। अब उससे रेस्पेक्ट में कोई भी एटम जितने टाइम हेवी हो रहा है उसको बोला गया उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव है तो हम लोग 2 टाइम्स बोलते हैं, 5 टाइम्स बोलते हैं, तो उसी को सिर्फ यू बोला गया, ये 5 यूनिट टाइम्स हेवी है बस। अब अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास। चलो यहाँ तक नोट डाउन हो गया था। अब देखो मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान लो किसी भी एक फॉर्मूला था, सपोज HCl, सपोज हाइड्रोजन, सपोज वाटर। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 + 1 दैट इज 2 यूनिट। अभी अगर तुमको मन कर रहा है कि नहीं हम इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन ये जो ग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है और ये क्लास 10 में आएगा, इसके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अभी तक सिर्फ 2 यूनिट लिख दो, कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 यूनिट। सिमिलरली वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 1 × 2 + 16। 1 × 2 1 × 2 क्यों हुआ, समझ में आया, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा ये होगा 18 U। HCl में हाइड्रोजन तो 1 होता है, Cl का होता है 35.5, तो ये हमको देगा 36.5 यूनिट। ठीक है, अभी हम तो जल्दी से बताओ NH4Cl इसका मास कितना होगा, मतलब इसका यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो हम लोग सिर्फ इसको लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक नहीं मॉलिक्यूल चल रहा है ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूनिट। कितना मास यूनिट बन रहा है ये, ऐड करो,
ऐड करो कितना आया ये? तो 39. कितना दे दो नाइट्रोजन तो कितना 39.5. 39.5 ये बता रहे हो? Yes sir. नहीं ये नहीं आएगा, गलत है। जिनका आया टेस्ट करो जल्दी जल्दी। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट हुआ 14. 14। हाइड्रोजन का 1, सो 1 into 4 और Cl का यहाँ पर लिख दिए ना, 35.5. तो ये ऐड नहीं कर पा रहे हो, जल्दी से इसको ऐड करो। सर कर चल तो बताओ आंसर कितना आया? ये हो गया कितना हो रहा है? 18 + 35 दैट्स मीन सर 53.5. 53.5 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो उसको हम लोग ऐसे एटॉमिक मासेस को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ऐड करते हुए चलेंगे। चलो अब क्लियर है, अब हम लोग कर सकते हैं अब हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो सर अभी हम लोग रिलेटिव, सर फॉर्मूला मास भी वही मॉलिक्यूलर मास ही होता है? हाँ, फॉर्मूला मास भी वो मॉलिक्यूलर मास ही होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उसका मास को ही बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है सर। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना, किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, सपोज मान लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट अगर हमको निकालना है, तो उस टाइम पे क्या बोले, सपोज मैथ में आया 95 और टोटल एग्जाम कितने में हुआ था 900, तो परसेंटेज कैसे निकाले थे? 95/900 into 100 किए थे। दैट्स मीन जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसको डिवाइड करेंगे टोटल कंपोजिशन से और इंटू करेंगे 100 से। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जिस एलिमेंट का निकालना है, टोटल वेट ऑफ द डिजायर एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का जो भी एलिमेंट निकालना है उसका टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देना है। ठीक है, सपोज अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen
in H2O2. तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो सबसे पहले बताओ तो इसका टोटल मास कितना हो रहा है? टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है ये कितना हो रहा है? अभी बताओ, इसको थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करते हैं। कितना हो रहा है मास हाइड्रोजन का? कितना रिलेटिव एटॉमिक मास? 1। और ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो गया? 1 into 2 दैट्स मीन 2। 34 हुआ। हाँ, 1 into 2 प्लस 16 into 2, डेसिमल में आ रहा है आंसर। तो ये हो गया 34। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मास 100/17। 100/17। हाँ एकदम सही है, 100/17। अब जितना भी आ रहा है ये 5 पॉइंट आएगा क्या? हाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सर 5 पॉइंट आएगा। 5 पॉइंट कितना आया? 5.3 होगा अप्रॉक्स। 5.3 5.299 होगा। ठीक है, यहाँ पर 100 है ना, तो दैट्स मीन ये बेसिकली क्या हो गया? नहीं सर 100 से तो मल्टीप्लाई कर दिए थे, अभी कहाँ 100 है। सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो ये 5.3। तो बेसिकली अगर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये परसेंटेज में लेते जाना है। तो कितने परसेंटेज हुआ उस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे करो, 1/17 तो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। वही आएगा 53% के आसपास आएगा। नहीं 53 नहीं, 5.3 के आसपास आएगा ये। तो इतना 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है ना। हाँ ठीक है, तो ये 5.3% के आसपास होगा। सिमिलरली अगर हमको ऑक्सीजन निकालना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन ये कितना होगा? 32/34 into 100 करो। अगर ये 5.3 आ सर रहा है 84.8 अप्रॉक्स 84.8। 84 या 94? 84 सॉरी सर 94 सॉरी हाँ 94 94.7 या 6 के आसपास कुछ होना चाहिए। चलो ठीक है, दैट्स मीन हम तो अगर किसी भी एलिमेंट का किसी भी एक एटम किसी भी अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बोल रहा है, तो उस एलिमेंट का टोटल मास उस कंपाउंड में जो है उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग मॉलिक्यूल का टोटल मास से। तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। हुआ यहाँ तक? समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो। सर हम रिलेटिव एटॉमिक मास का एक एग्जाम्पल पूछा था सर। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो एग्जांपल था वही तो एग्जांपल्स हो रहा है ना, मतलब किसी भी एक तो मान लो यहाँ। अच्छा चलो इसको नोट डाउन कर लो। सर हो गया? सबका हुआ? हाँ, हो गया। किसी का कोई है जिसका नहीं हुआ है वो रिस्पॉन्स करो। यस सर वेट। अच्छा ठीक है।
हो जाए तो बोलो। हाँ सर हो गया। सर डन। ये तो रिलेटिव मास, सर रिलेटिव एटॉमिक मास तो जो यूनिट बोला। हाँ बोलो। सर आगे का पेज थोड़ा सा दिखा सकते हैं? ये वाला सर और आगे नहीं सर, बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, मतलब जो पेज आप दिखाए। हाँ सर रुकिए सर। हाँ सर हो गया। सर थोड़ा पिछला पेज दिखाइए ना, एटॉमिक मास वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ सर ठीक है सर हो गया। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, सपोज मान लो हम निकाल रहे नाइट्रोजन का, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन लेंगे, और नीचे क्या लेंगे? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 लेंगे। इसमें किसी तो डाउट है अभी? फॉर्मूला यही आया था ना, इसमें किसी तो डाउट है? नहीं सर। ठीक है, उस टाइम पे किसका डाउट चल रहा था, हम किसका समझा रहे थे? नाम भी तो नहीं देते। सर आप सर मेरा क्या मेरा पढ़ा है? उत्सव का। इंपीरियल पावर। हाँ सर आप इंपीरियल पावर पढ़ा रहे हैं सर? नहीं समझ में आया। नहीं सर, आप इंपीरियल वो दिखा रहे हैं सर? No, sir is saying relative atomic mass. ओके थैंक यू सर। तो देखो मास ऑफ वन एटम जो है ना, एक एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए अब देखो ये थोड़ा सा 10 वाला पोर्शन है। हम लोग तो क्या पता है कि अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कितने टाइम्स हेवी होता है? 14। तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना आया। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन कितने टाइम हेवी है? 14। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं, हम लोग सिर्फ ये यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी देखो 14 बिठाएंगे तो 14 कैसे आएगा? देखो हम तो पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ये तो यहाँ पर कैलकुलेट ऐसे होगा कि पहले तो 14 को डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से, तब जाते 8 एटम का मास आया। अब ये कार्बन 12 का 8 एटम का 1/12 से कितना टाइम हेवी है? तो कार्बन 12 का भी 8 एटम का मास कैसे निकालेंगे? 12/6.022 10⁻23। अब इसका 1/12, तो बेसिकली देखो ये कितना आ गया? 14 आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। ये 12 कट जाएगा और ये नंबर कट जाएगा, तो 14 बचेगा। तो Yes, sir. इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन का 8 एटम का मास कार्बन 12 से 8 एटम से 1/12 मास के रेस्पेक्ट में 14 टाइम्स हेवी होता है, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 14। ये रिलेटिव का बात है। फिर जिसका भी डाउट था, किसका डाउट था? उत्सव का डाउट समेरा से श्रेयस का डाउट था सबसे। तो श्रेयस वही बता रहे थे, जो भी मेरा 8 एटम होता है ना, 8 एटम का मास हम लोग ये जो 14 देखते हैं इसको हम लोग एटॉमिक मास भले बोलते हैं, लेकिन ये 8 एटम का मास नहीं होता है, ये इतने सारे एटम का मास होता है। नहीं सर, वो मेरा डाउट नहीं था सर, वो तो उत्सव का था सर। हम बोले थे एक तो एग्जाम्पल देने की। अच्छा, तो सर हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यही दे रहे, एग्जाम्पल ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक सर। सर वो उत्सव का डाउट। हाँ सर उत्सव का डाउट था वो। ठीक।
तो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक। बेसिकली एक एटम मतलब बहुत ही स्मॉल डिजिट हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग डायरेक्ट कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, हमेशा उसको कंपेयर करेंगे। अब ये पहले के जमाने में क्या था, साइंटिस्ट लोग एक जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट आया उसको पब्लिश कर दिया, हम लोग को वो पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग एक पढ़ रहे फिर पता चला कि वो गलत है अब ये सही है, ठीक है। तो बात कंफ्यूजन उसी बात पे है। तो हम लोग तो पहले की तरफ से जितने चीज है ना थोड़ा बहुत हम लोग तो रिमेम्बर कर लेना पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब भी है वहां पर एक्सेप्शन, बहुत ज्यादा एक्सेप्शन रहता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास से ही बाद में पता चला कि एग्जैक्टली अरे यार वो तो पूरा मेरा एटॉमिक वेट के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बाद में रिलेटिव एटॉमिक मास वर्ड तो हटा कर एटॉमिक वेट बिठा दिया। अब एटॉमिक वेट मतलब क्या, एक एटम का मास नहीं, यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लास 10 में जाकर सीखते हैं कि एक एटम का मास नहीं होता है 14, वो इतने सारे एटम का मास होता है 14, और एक एटम का जो मास बोले एटॉमिक मास यूनिट, वो तो यूनिट जा रहा है कि एक एटम के लिए वो यूनिट, इस हिसाब से वो चलते हुए चलेगा बस, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूला तो याद रख लो, अभी के लिए काम बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कहीं पर लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास है वो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसका 1/12 मास से कितना टाइम सेव है, ठीक है। इतना याद रख लो तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मेरे उत्सव समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। श्रेयस एग्जांपल समझ में आया? तुम्हारा एग्जांपल का डाउट था ना, एग्जांपल हो गया? हाँ सर, हाँ सर। चलो अब हम लोग देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ऐसा नहीं स्क्रीन दिख रहा है ना, ब्लैक नहीं है ना? उसके बाद सर अभी क्लियर है। क्या बोलिए, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आई होप दिखाई तो दे रहा है। देखो इंपेरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला मतलब होता है सिंपलेस्ट, ठीक है होता है, दिखाई दे रहा है, बहुत ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ atoms of an element in a chemical compound, एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है उससे एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसको बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। एक लार्ज स्ट्रक्चर लेते तो समझ में आता है। चलो हम तो ये बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6, दैट्स मीन ग्लूकोज में सर रेशियो बोले, हाँ सर रेशियो बोल दे सर, 1:2:1। अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा मेरा 1:2:1। तो देखो ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला ग्लूकोज का, ये हो गया एक्चुअल रेशियो ऑफ ग्लूकोज, मतलब इतने सारे एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट है। ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो, रेशियो तो वही है ना। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो, इससे जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, एक कार्बन मतलब एक, दो हाइड्रोजन मतलब दो, CH2O। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल रेशियो है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसका जो रेशियो है वो तो एक्चुअल नंबर बता रहा है,
लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट वाला फॉर्म निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो, उससे जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच गिव्स, empirical formula is the formula which gives simplest whole number ratio of atoms of an element in a chemical compound। ये हो जाएगा मेरा empirical formula। अभी हम तो जल्दी से बताओ, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। सर CH2O रेशियो कितना आया, 1:2:1। 1:2:1, दैट्स मीन CH2O। अरे CH2O देखो, CH2O तो ये भी आया ना, यस सर। तो दैट्स मीन इंपेरिकल फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता नहीं सर। होता है। तो हाँ सर। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो ये रेशियो में रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितने नंबर पे है वो हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से नहीं बोल सकते। सर हम लोग ऑक्सीजन का मतलब रेशियो को कॉमन ले लिया का। सर सभी हाइड्रोकार्बन्स का यही रेशियो रहेगा क्या? और एक बार बोलो, थोड़ा आस्ते बोलो। सर हाइड्रोकार्बन जो होता है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिल के कंपाउंड बनता है उसका सभी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सबका नहीं, कभी कभी सेम बन सकता है, सबका क्यों सेम बनेगा। ठीक है जितना एटम रहेगा उसमें ना डिपेंड करता है। हाँ सर वो बोला जितना एटम रहता है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, जितना एटम है उसी पर डिपेंड करेगा। हाँ। सर इसमें जैसे O अलग था तो भी O को 1+1 2 ऐड कर लेंगे ना। हाँ 2 तो ऐड करना पड़ेगा ना, 1+1 है मतलब ऐड करना पड़ेगा। सायन प्रेजेंट है, हाँ अच्छा सभी अच्छा, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से हमको सिर्फ ये अंदाजा लगता है कि उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो किस रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है, 1:2 या 2:3 या 3:4 किस रेशियो में हो सकता है वो बोल सकते हैं। एग्जैक्टली कितना है ये बोलने के लिए हमको एग्जैक्ट फॉर्मूला जानना जरूरी है। जैसे ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एग्जैक्टली इसमें कितना है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ग्लूकोज में कितना है, 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये रेशियो मेरा चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। अब क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, चैप्टर कंप्लीट। यही 3 टॉपिक बोले थे ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, इंपेरिकल फार्मूला और क्या करवा। फिर अब आप बोले थे कि नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कराएंगे, फिर पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। ठीक है सर राइटिंग केमिकल फार्मूला जो है उसमें एक फार्मूला लिखने में बता दीजिए ना। ऐसा नहीं था, डाउट है CH3COOH
चलो CH3COOH तो ऐसे कर दो, डाउट क्यों है? एक सेकंड कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ना, तो कार्बन कितने हैं 1 और 1, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना है 2, तो सिंपल रेशियो कितना बन जाएगा 1:2:1, तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 8, तो ये 8 नहीं लिखते ना 1 नहीं लिखते, तो CH2O। समझ में आया? सर बोलो। सर ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सर लास्ट ईयर यूनिट टेस्ट में आया था। टाइप करो, हमको वॉइस इको हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइप करो ना, किसका बताओ। ऐसा नहीं समझ में आया? ओके सर अभी आप बोले थे क्लास खत्म होने से पहले वो पार्शियल इक्वेशन मेथड वाला बता देंगे। हाँ बता दे रहे पार्शियल की। ओके सर। अभी कौन कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? ट्राई ठीक है, ऐसा नहीं तो ट्राई फेरी सर ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड ये है बेटा। ट्राइफेरिक मतलब ट्राई मतलब क्या, तीन ना, हाँ सर 3 Fe3 और टेट्रा ऑक्साइड मतलब O4, बेसिकली फेरिक ऑक्साइड है और कुछ नहीं। ठीक है सर। ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड बेसिकली। ओके चलो देखो ये करते हैं, पार्शियल मेथड वाला बता देते हैं, हालांकि तुम लोग तो सिलेबस में नहीं है तो दिमाग में लोड लेना नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हो कोई इशू नहीं है। तो पार्शियल मेथड का मतलब क्या है, पार्शियल मेथड जब भी करेंगे तो रिएक्शन को, सर आप इंपीरियल फार्मूला का पेज ले सकते हैं सर, कौन सा इंपीरियल, ऊपर वाला? नहीं सर इंपीरियल फार्मूला वाला पेज सर। यस सर। सर फिनिश। जब भी पार्शियल मेथड में करना है हम तो रिएक्शन को मोर देन 1 स्टेप में ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये अंदाजा लगाना पड़ेगा तुमको रिएक्शन देखकर कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि इंडिविजुअली हर एक स्टेप को बैलेंस करके ऐड कर देना है। ठीक है, इंडिविजुअली हर एक स्टेप को बैलेंस करके ऐड कर देना है। जैसे कि एक सिंपल सा रिएक्शन देते हैं, क्या दिया हुआ है जो पोटेशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ये दिया हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। तो पहले तो हमको इसको मोर स्टेप वाइज समझना है कि रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेप इज ये जो H2O2 है ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू H2O एंड nascent ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड nascent ऑक्सीजन। ठीक है,
नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो बीच में प्रोड्यूस हुआ और इट हैज ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये किसी तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब किसी के साथ भी ये ऐड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट मीन बेसिकली ये पूरा का पूरा पोर्शन, और यहां से हमको मिलेगा, मतलब पोटेशियम तो ऑक्सीडाइज कर देगा, हम बोले इट हैज ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो पोटेशियम तो ऑक्सीडाइज किया KOH में, मतलब इसको कन्वर्ट किया KOH में, और आयोडीन तो वो आयोडीन तो ऑक्सीडाइज कर दिया वो I2 में, और पोटेशियम तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको इंडिविजुअली रिएक्शन को बैलेंस करना है और फिर ऐड करना है। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली रिएक्शन तो बैलेंस करें, देखो यहाँ पर इंडिविजुअली रिएक्शन तो बैलेंस करें, तो ये फर्स्ट स्टेप बैलेंस्ड है, लेकिन ये सेकेंड स्टेप बैलेंस नहीं है। सेकेंड स्टेप तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ? सेकेंड स्टेप तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम कितना चाहिए, यहाँ पर 2 पोटेशियम लेना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बिठा हाँ दिया, सर, बस उतने से हो जाएगा। हो गया। हाँ सर। अब इसको ऐड कर दो, नाउ ऐड, तो ऐड करो। देखो यहाँ पर क्या था, H2O2 था, उसके साथ क्या आएगा, 2 पोटेशियम आयोडाइड आएगा, इधर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, इधर वाटर आएगा, ये नहीं रहता यहाँ पर। इधर क्या मिला, इधर मिला 2 KOH प्लस I2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो कैंसल आउट कर दो, ये ऑक्सीजन तर जाएगा, ये वाटर तर जाएगा, तो मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन भी आ जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2, यहाँ से मिला 2 KOH प्लस I2, ठीक है। तो हमको पार्शियल मेथड में एक रिएक्शन को मोर देन वन स्टेप में तो ब्रेक करना है, हम लोग अपना मन से ब्रेक नहीं कर रहे, इसके लिए तुमको रिएक्शन जानना जरूरी है कि कौन सा स्टेप पहले होता है, फिर वो इसको जाकर अटैक करता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग गलती से पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन दिखा दिए तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये सिलेबस से तुम लोग को हटाते रहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा रिएक्शन हमको पहले से जानना पड़ता है, ठीक है। और सर पहले एक चीज हमको पूछना था सर, बोलो। हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप बताते थे सर, हाँ, सर उसमें एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि जब एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो वो कई बार में बैलेंस नहीं होता, तो सर हम लोग कोई दूसरे तरीके से बना सकते हैं? बनाकर वहां पर लिख दे सकते हो, बनाकर वहां पर लिख दो, ठीक है सर। क्योंकि हिट एंड ट्रायल में थोड़ी हम तो दिखाना ठीक थोड़ी है है, तो बनाकर वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो और एग्जांपल देते हैं, ये हुआ क्या, नोट डाउन हुआ? ये नोट डाउन हुआ? सर वेट, ओके, सर, कुछ सर डन। क्वेश्चंस दीजिए। हाँ सर कुछ क्वेश्चंस दीजिए रिलेटेड टू बैलेंसिंग। हाँ दे रहे, ये हो गया सबका? यस सर डन। कोई है जिसका नहीं हुआ है?
चलो देखो इसको बैलेंस करते हैं। पीबीएस मतलब क्या है, लेड सल्फाइड, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है ओजोन का O3, और ये फॉर्म कर रहा है लेड सल्फेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बैलेंस करना है बाय द पार्शियल इक्वेशन। तो पार्शियल इक्वेशन से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले काम तो हमको क्या करना है कि हमको रिएक्शन जानना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग जो है हमको तो रिएक्शन जानना है। तो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होता किसका है, देखो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन होता है, ये ओजोन जो है ओजोन ब्रेक डाउन कर जाता है इसमें ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन एटम। तो नेसेंट ऑक्सीजन एटम मतलब अभी बताई, इट हैज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये किसी ना किसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखो ये ओजोन ऐड होगा किसके साथ, पीबीएस के साथ ये ऐड हो जाएगा और बनेगा PbSO4। अल्टीमेट देखो क्या हो रहा है, पीबीएस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में। तो पीबीएस मेरा बन जाएगा PbSO4। अब इंडिविजुअली ये दोनों इक्वेशन तो बैलेंस करना है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 अभी तो बैलेंस्ड है, इक्वेशन 2 को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर 4 बिठाना पड़ेगा। देखो तो ये क्या बन जाएगा, पीबी हीट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ पर भी एक्चुअली लगेगा लेकिन। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। ठीक, अब ये 4 ऑक्सीजन आर कहाँ से रहा है, ये 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, दोनों को तो इंडिविजुअली बैलेंस करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 बैलेंस होगा। तो ये आफ्टर बैलेंसिंग ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन रहा है, देखो 4O3 4O2 प्लस 4O, एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब ऐड कर दो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा PbS प्लस 4O3। तो ये 4O तर जाएगा, तो PbSO4 प्लस 4O, ये हो जाएगा बैलेंस। म्यूट करो। समझ में आया, ऐसे हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मेथड में लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है कि तुमको इक्वेशन लेकिन जानना पड़ेगा। तुमको कौन सा स्टेप फर्स्ट है, कौन सा स्टेप सेकेंड है, ये जानने का जरूरत है। लेकिन अगर वो पता रहे तो ये इजी है, 2 हाफ में डिवाइड कर दो, फिर दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस कर लो पहले, फिर ऐड कर दो बस। तो डाउट है किसी को? सर कॉपीड, नो सर। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, फिजिकल केमिकल चेंज बोले ना।
फिजिकल केमिकल चेंज तो एक ही दिन में हो जाना चाहिए। केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन, अच्छा ये वाला है, ठीक है हो जाएगा। उसके बाद क्या करवाए बोले, पीरियोडिक टेबल, हाँ सर पीरियोडिक टेबल। वो तो नंबर 5th चैप्टर है। हाँ सर बट यूनिट टेस्ट में है वो। स्कूल गजब जाम मारता है, ठीक है। सर हम लोग को यूनिट सिलेबस नहीं है। हाँ ठीक सर है। वो बोली उसका यूनिट सिलेबस नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम टिल नाउ। चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास नो में, सर, ठीक है। नो सर। होते बाय सर। सर। बाय, होते गुड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सर, बाय सर। बाय, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून।